कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है। जो अपडेट्स किए गए हैं वो आपको उतना बेनिफिट नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए। पहला बेनिफिट जो है यहाँ पे मेंबर आईडी डिलीट को लेके था, लेकिन इसमें भी बहुत मेजर कमी है। ट्रांसफर को लेके था, उसमें भी बहुत मेजर कमी है। और तीसरा करेक्शन को लेके था, इसमें भी बहुत मेजर कमी है। मैं ये तीनों कमी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास काम आता है। मैं यहाँ पे यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ, लोगों का फॉर्म फाइल करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे इसके ए टू जेड तक पता है, ए से लेके जेड तक जितना कुछ हो सकता है सब कुछ मुझे इसके बारे में इन एंड आउट पता है। तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि भाई सब जगह तो वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन कमी भी तो है ना। कमी मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको इस वीडियो से पहले तो कोई नहीं बताएगा। ये वीडियो देख के सब लोग अपना जो है ज्ञान बांटने लगेंगे, जो कि कॉपी करके होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ आप देखेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। प्रैक्टिकल ये है कि सर्कुलर आप देखेंगे। सर्कुलर में पहले सर्कुलर की बात करता हूँ। पहला सर्कुलर कहता है ट्रांसफर के बारे में, कहता है ट्रांसफर करना सिंपल हो गया। लेकिन सिंपल में भी इन्होंने एक कंडीशन गलत रख दी। कंडीशन गलत ये रख दी, 1 अक्टूबर 2017 से पहले का जो अगर मेंबर आईडी है तो उसमें आज भी आपको ट्रांसफर करने में परेशानी आने वाली है। उसमें आज भी आपको प्रीवियस कंपनी से या प्रेजेंट कंपनी से अप्रूवल चाहिए होता है। ये आप कैसे देखेंगे? क्या मैं अपने मन से कह रहा हूं? नहीं, मैं यहाँ पे किसी का काम कर रहा हूँ। और ये मेंबर आईडी है 15 दिसंबर 2014 की। यहाँ आप देख लीजिए, प्रीवियस या प्रेजेंट एम्प्लॉयर से ऑप्शन मांग रहा है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या पीएफ ऑफिस ने जब ये बदलाव लाया तो क्या ये 1 अक्टूबर 2017 की बात करना जरूरी था? क्या यहाँ पे इससे पहले वाली मेंबर आईडी नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। तो क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? आपका सिस्टम है, आप जो मर्जी करो, लेकिन जब कोई बदलाव ला रहे हो तो वो पूरे सभी लोगों के लिए लाओ ना। ये क्या हो गया कि 1 अक्टूबर के बाद वालों को मिलेगा, 1 अक्टूबर के पहले वालों को नहीं मिलेगा? क्यों भाई? वो मेंबर नहीं है, उनका यूएन नंबर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसी आईडी की बात कर रहा हूँ जिस आईडी में अभी मैं हूँ। इस आईडी में मैंने जब रिक्वेस्ट लगाई तो मेरा एम्प्लॉयर के पास गया। ठीक है, आपको समझ आ गई? बहुत मेजर प्रॉब्लम है, इनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है और इस प्रेजेंट और प्रीवियस के चक्कर में इनको आगे भी परेशानी आ सकती है। एम्प्लॉयर के भरोसे बैठना ही पड़ेगा। दूसरा अपडेट की बात करते हैं। दूसरा अपडेट है डी लिंक के बारे में। जब हम डी लिंक की बात करते हैं तो ये उम्मीद थी कि जब हम बात करेंगे डी लिंक से तो मतलब जो भी गलत आईडी है हम उसको हटा सकते हैं। हम जाते हैं डी लिंक पे टच करते हैं, हम यहाँ यस करते हैं, यस करके हम रीजन सेलेक्ट करते हैं, रीजन सेलेक्ट करके हम यहाँ पे टिक करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जब अपना सबमिट करते हैं तो लिखा आता है कि आप इसे नहीं डीलिंक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कुछ पैसे पड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट किया हुआ है। तो मेरे भाई ये बताओ कि यहाँ पे आपने ऐसा क्यों लिखा है कि आपका जो है जो भी अमाउंट है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा? हम तो चाहते हैं कि आप हमारा अमाउंट फॉरफिट कर लो। अगर किसी कंपनी ने फ्रॉड करके या किसी कंपनी ने मेरी सहमति के बिना मेरी आईडी बनाई और उस आईडी में जानबूझ के 100 रुपये जमा कर दिए या जानबूझ के 0 रुपये जमा कर दिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं, मेरी गलती नहीं है। फिर भी मेरे को सजा मिल रही है। मेरे को सजा ये मिल रही है कि इस सिस्टम में मेरे को यहाँ पे पावर नहीं दी जा रही है कि अगर किसी कंपनी ने गलत तरीके से मेरी आईडी बना दी और उसने मेरे आईडी के अंदर 0 रुपये जमा किए या 100 रुपये जमा किए तो मैं उस आईडी को डिलीट नहीं कर सकता। तो किस बात का डी लिंक आप दे रहे हो? आपने जहां डी लिंक के अंदर कंडीशन लगा दी कि भाई साहब ईसीआर नहीं फाइल होना चाहिए। अरे भाई, ईसीआर फाइल करना क्या मेरे कंट्रोल में है? यहाँ देखते हैं सर्कुलर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं आपको कंप्लीट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये हम यहाँ पे जो भी बताएंगे वो आपको डॉक्यूमेंट से पढ़ के बताएंगे। ठीक है, आप ये डी लिंक का पैराग्राफ देखेंगे। इस डी लिंक के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर आपके नाम पे ईसीआर नहीं फाइल होनी चाहिए। भाई साहब, मेरे कंट्रोल में तो है नहीं ईसीआर फाइल होना। और अब मान लो कि मैं आज 2025 में हूँ, 2025 में हूँ ना, 2000 मान लो कि 2020 में ये काम हुआ जहाँ पे एक आईडी बना दी गई
और उस आईडी में मेरे नाम पे 100 रुपये जमा कर दिए गए, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने वहां कभी नौकरी नहीं करी, तो फिर मेरे को पावर मिलनी चाहिए थी डिलीट करने की, जो कि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई डीलिंक की। इसका भी कोई उपाय नहीं है, ये भी कोई उपाय है नहीं, सरकारी तरीका है तो भाई आधे मन से आधे अधूरे मन से ये काम किया गया है डीलिंक का। तीसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं, तीसरी कमी मैं बता रहा हूं, यहां होना क्या चाहिए था, यहां मैं बता रहा हूं होना क्या चाहिए था, सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि अगर मान लो कि आपको कोई एरर दे रहा है कि भाई इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो आप यहां पे एक बटन दो, रेज ए डिस्प्यूट। रेज ए डिस्प्यूट का मतलब है कि आप डिस्प्यूट रेज कीजिए, आप पीएफ ऑफिस को बताइए कि ये कंट्रीब्यूशन आपका कैसे नहीं है। आप पीएफ ऑफिस को डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, अगर पीएफ ऑफिस इस डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ एक्चुअल में आपने काम नहीं किया है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो पीएफ ऑफिस के पास पावर होनी चाहिए उसको डिलीट करने की। कंपनियां एम्प्लॉयज को ब्लैकमेल नहीं कर सकती हैं आईडी बना के, गलत ईसीआर जमा करके, गलत कंट्रीब्यूशन जमा करके। आप लोग कंपनियों को मनमाने ढंग से उनको ईसीआर फाइल करने का पावर नहीं होना चाहिए जब तक कि एम्प्लॉय कंसेंट नहीं दे रहा। और मानो कि पहले कंसेंट, अगर मान लो ये सिस्टम नया आया है तो अभी सिस्टम में अप्रूवल करने का आप वो ऑप्शन दो अपील करने का कि जो यहाँ एरर दिया जा रहा है वो गलत है, इसको हम ठीक करना चाहते हैं। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बात करते हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया कि अब आपको करेक्शन करना है, कहीं पे नहीं जाना है, आपका कोई भी जो है आईडी वगैरह नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक आईडी सिलेक्ट करता हूँ, आईडी सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरे को मान लो कि मैंने नाम हटा दिया, ये नाम मैंने किया और नाम करके मैं ये आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया तो क्या देखता हूँ भाई साहब, फिर से दो डॉक्यूमेंट फिर से मांगे जा रहे हैं। तो कहाँ गई वो बात जहाँ पे आपके बिना डॉक्यूमेंट के सब करेक्शन हो रहे थे। तो यहाँ जो है सर्कुलर के अंदर यहाँ पे फिर वही बात ले आई गई जहाँ पे कहा गया कि अब आपको जो है 2017 की बात समझनी पड़ेगी। तो 2017 की बात आप क्यों रख रहे हो? आपका सिस्टम है ना, आप 2017 को माइग्रेट करो, कैसे भी करके माइग्रेट करो। एम्प्लॉय को क्यों आप हरास कर रहे हो? एम्प्लॉयज का तो हरासमेंट हो रहा है ना, कि अगर उसने 2017 से पहले का बना है तो वो मजबूर आदमी है, अभी उसको डॉक्यूमेंट देने ही है। अरे भैया कंपनी नहीं कर रही है तभी तो उसको प्रॉब्लम है ना। अगर कंपनी कर देती और अगर मान लो पीएफ ऑफिस कर देता तो फिर लड़ाई किस बात की होती, फिर तो बहुत बढ़िया ही बढ़िया। आपने जो सिस्टम लाया तो वो तो इसीलिए लाया था ना क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो जब दिक्कत हो रही थी तो ये बाइफरकेशन नहीं होना चाहिए था। 2017 के बाद वाला कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि पहले वाला हो तो ऐसे, बाद वाला हो तो वैसे ना, ये दोनों एक ही होना चाहिए था। तो ये थी हमारी 3 कमियां जो कि अपडेट के अंदर में आई हैं। अपडेट है लेकिन उसकी कमियां भी हैं। और अगर पीएफ ऑफिस इसको ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि किस में क्या ठीक करने की जरूरत है। समराइज करता हूं मैं। समराइज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो डी लिंक को लेके आ रही है। डी लिंक में डिस्प्यूट रेज करने का एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप डिस्प्यूट रेज कर सको। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफर को लेके यहाँ जो 1 अक्टूबर 2017 की बात कहानी सुनाई जा रही है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे 1 अक्टूबर 2017 से पहले का हो चाहे बाद का हो, सबको ही सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए। और तीसरा ये जो करेक्शन की बात की जा रही है, करेक्शन की बात में सीधे सीधे करेक्शन, ऐसा ये जो 2017 वाली कैटेगरी यहाँ भी बंद होना चाहिए। और तीसरी जो प्रॉब्लम, तीसरी कहूँ या चौथी कहूँ, 2-3 प्रॉब्लम है करेक्शन को लेके। एक तो है सेंट बैक टू एम्प्लॉयर, सेंट बैक टू एम्प्लॉयर। ये जो एम्प्लॉयर के पास जब चला जा रहा है तो यहाँ पे ये फंस जाता है, फंस गया, पीएफ ऑफिस कर ही नहीं रहा। या फिर मानो कि वहां पे लिखा आ रहा है पेंडिंग एट पीएफ ऑफिस, अभी पीएफ ऑफिस के पास आ गया तो वो डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अरे यार तुम्हारा आईटी सिस्टम है यार, तुम अपने तरफ से करो ना जो करना है, मेंबर को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर यहाँ पे सेंड बैक टू एम्प्लॉयर आ गया और एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है तो भाई मेंबर जाए कहाँ? आप ये जो सिस्टम लाए तो इसमें ऐसा भी तो प्रोविजन होना चाहिए ना कि भाई अगर कहीं भी वो पेंडिंग है, आप ये कर लो कि सारी रिक्वेस्ट, जॉइंट डिक्लेरेशन की जितनी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, जो भी जिस भी लेवल पे पेंडिंग है, वो सभी समाप्त कर दी जाए, उस सभी को जीरो कर दो।
ज़ीरो कर दोगे तो लाखों रिक्वेस्ट आपकी एक साथ में क्लियर हो जाएगी, लाखों रिक्वेस्ट। मेरे पास यहाँ मैं कह रहा हूँ 100 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं कि हमारी जो है रिक्वेस्ट डिलीट नहीं हो पा रही है, हमारी एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है, हमारी पीएफ ऑफिस के पास पेंडिंग है, ट्रांसफ़र हम डिलीट नहीं, ये जो करेक्शन है हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, हमें डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो आप अगर कोई भी बदलाव लाए हैं, कोई भी सुधार लाए हैं, अच्छी चीज़ है आप लाए हैं, लेकिन जो कमियां हैं उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो ये मेरा फ़ोन है, इस फ़ोन के बाद में जो नया मॉडल आया उस मॉडल में इसकी कमियां दूर हुई। अब अगर आप नए मॉडल में भी सेम ही कमियां लाएंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं मानी जाएगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं अभी जो 3 अपडेट्स आए हैं उनकी बड़ी कमियां जो आप पीएफ मेंबर्स जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो आप तक बता सकूं। आपको इसमें से क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपको लगता है कि ये जो कमियां मैंने बताई हैं ये आप भी फेस कर रहे हैं? कौन सी कमी आप फेस कर रहे हैं और क्या मेरे सुझाव गलत हैं, ये आप कमेंट में बताइए। मैं आपसे मिलूंगा किसी और जानकारी भरी वीडियो में। आप यहाँ पूरी ईमानदारी से वीडियो देखेंगे, जो भी देखेंगे प्रैक्टिकल देखेंगे, जो भी मैं कहूँगा वो मैं अपने काम के अनुभव पे कहूँगा और वो दिखा के कहूँगा। किसी का कॉपी पेस्ट या किसी का स्क्रीनशॉट लगा के नहीं कहूँगा। जो भी है मेरा है, ओरिजिनल कंटेंट है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।